कि उस दिन जिस दिन ये बिल्डिंग गिरनी थी पूरी रात में सो नहीं पाया था. इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी, बट इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट कि उस बिल्डिंग को उस दिन तोड़ा जा रहा था. I want to start by asking you question number 1, which is to do with the original building plan for which you had sought sanction in 2005 under the Noida Area Building Regulations and Directions 1986. You were allowed to construct 14 towers with 10 floors, each up to a height of about 37 meters. You were given additional land, and then you had a plan which allowed you to build 15 floors, 15 towers with 11 floors. But ultimately what you ended up doing was having 40 floors in those 2 towers. So can you please explain at the outset how you went from the permissions that you'd originally sought to the tower which was ultimately demolished on Sunday? Mr. Arora. Thank you, Rahul. I'll just explain you. Actually, we are the developer and taking the approval from the authority. And here in Sector 93, we got a one land from the authority in 2005. And the development का norms मैं आपको बताना चाहता हूँ कि development is basically on the basis of the FAR and the density, कि कितना उसके ऊपर घर बनेगा और कितने लोग रहेंगे. तो we have taken the approval in 2005, 2006, फिर 2009. Basically, it was every time it was the revision of the plan as per the rule. तो इनिशियली हम लोगों ने करीब 54,000 स्क्वायर मीटर लैंड के ऊपर ये अप्रूवल लिया. और अप्रूवल के लिए हमने इनिशियली जो स्टार्टिंग में जो अप्रूवल लिया था वो 15 टावर का लिया था. एंड फर्दर उसके बाद 2 टावर का अप्रूवल और लिया. इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि वाई द 15 टावर एंड वाई देन फर्दर 2 टावर, बिकॉज क्योंकि इनिशियली द FAR वाज 1.5 फ्रॉम द Noida authority, and later on this was going to increase as per the government policy कि अगर कोई 1.5 FAR से ज्यादा बनाना चाहता then he can take the purchasable FAR. तो accordingly हमने purchasable FAR लिया. तो like I'll just explain you कि first phase was taken of 15 tower और 15 टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और 15 टावर का डिलीवरी 2009 में लोगों को दे दिया. बट आई टेल यू साइमल्टेनियसली कि 2 टावर फर्दर और भी थे उसमें जिसका अप्रूवल हमने कम हाइट का ले रखा था, बट कंस्ट्रक्शन चालू नहीं किया था बिकॉज परचेजेबल FAR था सरकार की तरफ से, नोएडा की तरफ से कि अगर आप इसमें एज पर पॉलिसी आप एक्स्ट्रा FAR लेना चाहते हो तो आपको इतना इतना पैसा जमा करना पड़ेगा. तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 टावर वी हैव डिलीवर्ड to the home buyer in Emerald Court. And 2009 में हमने दोबारा उसके ऊपर 2 टावर पे काम स्टार्ट किया और 2 टावर को हमने परचेजेबल FAR की पॉलिसी के नियमानुसार, मतलब एज पर द पॉलिसी ऑफ द बिल्डिंग बायलॉज वी हैव मेड द रिवीजन इन द प्लान आफ्टर मेकिंग द payment to the authority. No, but the question, sir, is I was looking at the Supreme Court judgment in this case. Now, you were granted permission by the Noida authority in November 2009 for the construction of the 2 towers. But you started construction in these 2 towers in July 2009. तो आपको तो सैंक्शन नोएडा के अथॉरिटीज द्वारा आपके कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद दी गई. सवाल बार बार ये उठ रहा है कि कैसे है कि आप नए प्लान देते गए, आपके नए प्लान को इजाजत मिलती गई और बगैर इजाजत के भी आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई. अरोड़ा जी, नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. एक्चुअली जो मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल लैंड के ऊपर इनिशियली 17 टावर अप्रूवल हुए थे जिसमें 15 टावर का पोजीशन दे दिया और 2 टावर वाज फॉर द हाइट ऑफ 11 स्टोरी, नॉट एट 24 या 40. इनिशियली वो था. तो जो आप कह रहे हो ना कि कंस्ट्रक्शन पहले चालू कर दिया, कंस्ट्रक्शन जो पहले स्टार्ट किया था वो ऑन द बेसिक अप्रूवल विच वाज planned for go up to the 11 story,
and which was the planned within the FAR of 1.5. तो ऐसा कुछ नहीं था कि प्लान वाज ड्यूली अप्रूव्ड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। नहीं, पर सवाल ये भी है, क्योंकि कई लोग जो इस वक्त देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे है कि सुपरटेक आगे चल के भी कंस्ट्रक्शन करता रहेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जिन लोगों ने इस तरह से इस टावर को खड़ा किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। उनको लगता है कोई कार्रवाई हुई नहीं। फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, हाउ डू यू सी इट? मेनी पीपल से दैट मे बी सुपरटेक शुड बी बार्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग एनीथिंग इन द फ्यूचर। हाउ आर यू सीइंग दिस क्वेश्चन? नो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं नियम का कोई वायलेशन हुआ है। मुझे तो एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, किसी को एक आम आदमी को घर का कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो ही इज गोइंग टू टेक द परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। चाहे आप ही, मैं कहता हूं आपको ये अपना घर बनाना तो अथॉरिटी के पास जाओगे, अथॉरिटी से अप्रूवल लोगे और उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करोगे। अकॉर्डिंगली हमने भी वही काम किया है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि किसी तरह का कोई वायलेशन था। देयर वॉज ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसी के तहत निर्माण किया गया। पॉलिसी के तहत जो है लोगों को 15 टावर का पोजीशन दिया। पॉलिसी के तहत बाकी 2 टावर को का निर्माण जो है 40 मंजिल तक अप्रूवल मिला। 40 मंजिल के अप्रूवल के बाद हमने अभी 32 मंजिल का तक था, अभी जहां स्टेज थी। अब 32 मंजिल पे आने के बाद ये काम रुक गया। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टॉपिंग द वर्क। द वर्क वाज स्टॉप्ड बिकॉज once we started the work on the twin tower and made the building up to 11 floor, which was initially approved, the few of and the later on we have revised after making the payment from the authority, उसको रिवीजन प्लान अप्रूव करा दिया। तो कुछ होम बायर या जो 15 टावर के वो लोग थे उसमें से कुछ लोग दे हैव ऑब्जेक्टेड इट। उन्होंने बोला कि बिफोर गिविंग द फर्दर अप्रूवल ऑफ फॉर रेजिंग द हाइट फ्रॉम 11 स्टोरी टू द 24 स्टोरी एंड 24 स्टोरी टू 40 स्टोरी, दे मेड द सम ऑब्जेक्शंस ऑन इट कि अपार्टमेंट एक्ट में आपने हमारा कंसेंट नहीं लिया। मतलब वो लोग जो 15 टावर के लोग थे उन्होंने ये ऑब्जेक्शंस लगाए। No, but this is there in the UP ownership of Flats Act 1975 and the UP Apartments Act 2010, which make it mandatory for real estate companies like yours to take permission of previous buyers and residents, जो आपने नहीं की। जब आपने कहा कि आप ये T16 और 17 को एडिशनल बड़ा करना चाहते हैं, आपने 24 से 40 फ्लोर करना चाहते हैं, आपने पहले बायर्स की इजाजत नहीं ली और साथ ही साथ वायलेशन ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, क्योंकि जो दोनों टावर्स के बीच में इलाका है उसमें कम से कम 16 मीटर या 18 मीटर का फासला होना चाहिए। आपने केवल 9 मीटर का फासला छोड़ा, विच इज अ वायलेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स, एंड यू आर सेइंग कि कोई वायलेशन नहीं है नॉर्म्स का। देखो, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, कि आपने जो बोला है कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट 1975 और यूपी अपार्टमेंट ऑफ 2010, बेसिकली मैं एज ए डेवलपर अथॉरिटी के पास जाता हूं कि जी मेरा नक्शा पास कर दीजिए, तो वो नक्शा उसके ऊपर पास कर देते हैं। जो एक्ट का वायलेशन जो आप कह रहे हैं अपार्टमेंट एक्ट का, हमने कोई अपार्टमेंट एक्ट का वायलेशन नहीं किया, क्योंकि उस दौरान जिस दौरान ये नक्शा पास हो रहे थे अथॉरिटी के अंदर, नोएडा अथॉरिटी के अंदर अपार्टमेंट एक्ट एडॉप्ट ही नहीं था। और ये केवल हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं था, इट वाज फॉर द ऑल अप्रूवल इन द एरिया। जो अप्रूवल इस एरिया में करी गई 2010 टू 2014 तक कोई भी अपार्टमेंट एक्ट के ऊपर कंसेंट नहीं लिया जा रहा था। आप मुझे एक भी बिल्डिंग की अप्रूवल दिखा दीजिए कि जी इस बिल्डिंग को इन्होंने अपार्टमेंट एक्ट के ऊपर कंसेंट लिया, बिकॉज क्योंकि अपार्टमेंट वाज नॉट अडॉप्टेड बाय द अथॉरिटी एंड इट वाज अडॉप्टेड आफ्टर द हाई कोर्ट जजमेंट। जैसे ही हमारा हाई कोर्ट का जजमेंट वहां से एडवर्स हो गया, देन उन्होंने पॉलिसी बनाई और उसको अडॉप्ट किया। तो सो आई विल टेल यू देयर वाज ए नो वायलेशन इन द बिल्डिंग प्लान अप्रूवल एज फार एज दिस डिस्टेंस इज कंसर्न। जो भी आपने बोला कि उसको 16 मीटर होना चाहिए था, एज पर द अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर वाज 9.78 मीटर।
वो आज भी था, तब तक था जब तक वो बिल्डिंग वहां पर थी। 9.8 मीटर था, जब मिनिमम रिक्वायरमेंट वाज ओनली 6 मीटर। मतलब आप ये देखिए कि फायर के नॉर्म्स के लिए एक 20 फुट की जगह रिक्वायरमेंट होती है कि फायर की गाड़ी उसके अंदर से पास हो जाए, तो 20 फुट की जगह होती है। तो फायर का एनओसी भी, क्योंकि हम लोग जब बिल्डिंग को पास कराते हैं उस टाइम पे फायर का एनओसी भी हमको लेना होता है। फायर का एनओसी वाज इन प्लेस, स्ट्रक्चर एनओसी वाज इन प्लेस, 40 मंजिल का बिल्डिंग के हिसाब से फाउंडेशन का एनओसी वाज इन प्लेस, एयरपोर्ट अथॉरिटी का एनओसी वाज इन प्लेस, ऑल एनओसी लाइक पावर कारपोरेशन, ऑल एनओसी लाइक जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑल एनओसी फ्रॉम लाइक द यूपी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सारे एनओसी लेने के बाद तब बिल्डिंग पास होती है। राहुल जी, ऐसे बिल्डिंग कोई तो फिर ये सारी बातें सुन के ऑल एनओसी वाज, सवाल ये उठता है अरोड़ा जी कि ये सारी अथॉरिटीज, ये सारी एजेंसीज सुपरटेक पे और आप पे इतनी मेहरबान क्यों थी? क्या आपको लगता है कि कुछ उन्होंने आपको स्पेशल फेवर्स किए या आपने उनको कोई स्पेशल फेवर्स किए जिसके तहत जो जो आप चाह रहे थे, जैसे जैसे आप अपने प्लान को अपग्रेड करना चाह रहे थे, दनादन आपको वहां पे सारे एनओसीज और अप्रूवल मिलते चले जा रहे थे? ऐसा कैसे हुआ? ये राहुल जी, कोई स्पेशल फेवर नहीं था, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोगों को नहीं दिया गया। जो सबको दिया जा रहा था वो हमको दिया जा रहा था। सभी की बिल्डिंग इसी तरह से पास हो रही थी, हमारी बिल्डिंग भी इसी तरह से पास हो रही थी। हमारी बिल्डिंग भी उस रूल के तहत हुई है और सब दूसरों की बिल्डिंग भी उस रूल के तहत हुई है। बट इट वाज, हो सकता है कि भाई हम अथॉरिटी ने अपना पक्ष, क्योंकि अथॉरिटी को भी तो कोर्ट में बुलाया गया था, हाई कोर्ट में, तो अथॉरिटी ने भी वहां पर अपना पक्ष बराबर रखा कि जी ऑल द अप्रूवल आर इन प्लेस, सारी अप्रूवल बराबर हैं, उनका एफिडेविट लगा हुआ है, उनका काउंटर लगा हुआ है कि जी कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई वायलेशन नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जी अप्रूविंग अथॉरिटी इज द सर्वोपरि होती है फॉर द बिल्डर, फॉर द डेवलपर, फॉर द इंडिविजुअल हाउस जो घर बना रहा है, उसके लिए भी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। सो इट इज वेरी क्लियर, देयर वाज ए नो वायलेशन इन द कंस्ट्रक्शन, नो वायलेशन इन द बिल्डिंग प्लान अप्रूवल एट ऑल। नहीं, पर जैसे ये जो मैं पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा है कि जो एक गार्डन स्पेस है टावर 1 के नजदीक, उसका इस्तेमाल हो गया टावर 17 के कंस्ट्रक्शन में, कि आपने दिखाया था ब्रोशर में गार्डन स्पेस और वहां पे भी आपने बना दिया टावर। हाँ, उसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा राहुल जी आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि द प्रोजेक्ट वाज डिजाइन इन 2 फेज। पहला फेज 15 टावर का था, तो 15 टावर की प्रोपोर्शनेट कुछ ग्रीन रखना होता है, वो ग्रीन हमने बना के दिया, उसमें पार्क बना के दिया, लोगों को पोजीशन दिया, उसके लिए रिक्वायर पार्किंग दी, लोगों को पोजीशन दिया, क्लब दिया, सब बना के उसके प्रोपोर्शनेट हमने बना के दिया। वो एरिया जो हमने खाली दिखा रखा था अपनी लेआउट में, उसको अगर वो कहने लगे जी ग्रीन है, तो इट वाज नॉट शोन इन आवर ब्रोशर एट ऑल, इट वाज ऑलवेज शोन एज अ वैकेंट स्पेस द फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग मीन्स दीज 2 टावर। तो उसके दीज 2 टावर के लिए रिक्वायर्ड पार्किंग, रिक्वायर्ड ग्रीन, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड कॉमन एरिया, वो इसके लिए हमने इधर तैयार किया, पार्किंग भी बनाई है। तो ऐसा कहीं नहीं प्लानिंग में है कि हम लोग ने कहीं ग्रीन के ऊपर कोई बिल्डिंग बनाया है। नहीं, जो एफआईआर में पढ़ रहा था उसमें नोएडा अथॉरिटी के 2 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, 24 और सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ करप्शन और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चार्ज लगाए और सुपरटेक के साथ साठगांठ का उन पे आरोप लगाया गया और इसको एक एसआईटी ने भी प्रोब किया। इन तमाम अधिकारियों के साथ अरोड़ा जी, पूरे देश ने उस डेमोलिशन को देखा। सीधे तौर पे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इन तमाम नोएडा अथॉरिटीज के सीईओज, एसीओज, प्लानिंग असिस्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इन सब के साथ आपका क्या रिश्ता रहा? देखिए, मैं आपको फिर यही कहना चाहूंगा, वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 40 ईयर सर। 40 सालों से काम कर रहे हैं। अप्रूवल कराते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, अप्रूवल कराते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। अप्रूवल कराने की अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज की होती है। हम एज ए डेवलपर अपनी चीजों को लेके जाते हैं। कोई चीज को हमने कहीं, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन द करप्शन एट ऑल। हमारा कोई करप्शन से कोई लेना देना नहीं। हमारा काम होता है बिल्डिंग प्लान को अप्रूवल कराना एज पर द पॉलिसी, एज पर द बिल्डिंग रेगुलेशंस, एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, उसके हिसाब से बिल्डिंग पास कराई जाती हैं।
कोई किसी तरह का करप्शन इसमें नहीं है। इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट कि किसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, बट हमारा बिल्डिंग एज पर द पॉलिसी पास हुआ है और एज पर द लेआउट, एज पर द अप्रूवल हमने लोगों ने बिल्डिंग को तैयार किया था। संडे को जब ये टावर्स डिमोलिश हो रहे थे, आप कहां पे थे? क्या आपने देखा उन टावर्स को डिमोलिश होते हुए? और मैं देख रहा था डिमोलिश होते हुए लाइव, जिस वक्त पे आपके टावर्स डिमोलिश हो रहे थे, एज द चेयरमैन ऑफ सुपरटेक, आपके जहन में उस वक्त क्या बीत रहा था? देखिए सर, हम लोगों ने वो बिल्डिंग तैयार की, बहुत बड़ी मेहनत से तैयार करी। जब 2009 में हमने इसकी फाउंडेशन डाली तो उस टाइम पे यहाँ इतनी हाई राइज बिल्डिंग का कल्चर नहीं था। तो हम लोगों ने, मैं पर्सनली, हमारे स्ट्रक्चर डिजाइन ने ये बिल्डिंग का डिजाइन करके दिया, तो मैंने उनको फिर बुलाया कि कम विद मी एंड सिट विद मी, कि आपने जो बिल्डिंग डिजाइन की है क्या ये सिस्मिक जोन 4 के हिसाब से डिजाइन करी है? ही सेड यस, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाई। आई सेड कि भाई आई नीड द सिस्मिक जोन 5, एक जोन ऊपर के लिए चाहिए। कहता साहब स्टील बढ़ जाएगा, सीमेंट बढ़ जाएगा, फाउंडेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। देन आई सेड नो, आई वांट दी सेफ बिल्डिंग। मुझे आप मेरा स्ट्रक्चर में अगर मेरा 5 किलो स्टील ना लग के अगर 6 किलो स्टील भी लगता है तो आई विल मेक द पेमेंट। तो साहब जो आप मुझसे बात करिए ना कि इस दौरान आपको क्या लग रहा था, इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी कि जिस बिल्डिंग को मैंने पर्सनली हर चीज को डिजाइन कराते हुए ऐसी बिल्डिंग को सेफ डिजाइन कराया कि जिस जो होम बायर जिसको भी रहेगा, जो भी रहेगा उस बिल्डिंग में, उसके लिए लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर तक की कमाई उस बिल्डिंग के अंदर लगेगी। और हम उस बिल्डिंग को परफेक्टली सेफ मैनर में स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ डिलीवर करना चाहते हैं। तो ऐसा मेरा विजन था, बट इट वाज सो अनफॉर्चुनेट कि उस बिल्डिंग को उस दिन तोड़ा जा रहा था। उसके बारे में तो मैं अभी क्या कहूंगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और गिराने का खर्चा भी सुपरटेक बियर करेगा। तो यू कैन एज्यूम अस कि हमारा कितना बड़ा पेनफुल हमारे लिए था कि उस बिल्डिंग को हम लोगों ने बनाया सेफली, उस बिल्डिंग को हम लोगों ने गिराया सेफली, एंड उस बिल्डिंग को गिराने का पैसा हमने दिया। उसके अलावा जो उसमें जो होम बायर थे, हमारे होम बायर का पैसा हमने लौटाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वी हैव रिटर्न ऑल द मनी टू द होम बायर। उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा एक एक आदमी का लौटा दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला कि सीबीआरआई इसकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज देखेगी, उसको फीस भी दी जाएगी, उसको फीस भी हमने दी। ऐसी एजेंसी हम लोग लेके आए कि जिससे कि सेफ डिमोलिशन हो सके, एडजॉइनिंग बिल्डिंग को कोई किसी तरह से खतरा ना हो। मतलब राहुल जी, आई विल टेल यू प्लीज लेट मी एक्सप्लेन यू कि उस दिन जिस दिन ये बिल्डिंग गिरनी थी, पूरी रात में सो नहीं पाया था कि किस तरह से वो बिल्डिंग सेफली गिर जाएगी, एडजॉइनिंग एरिया को कोई नुकसान ना हो। तो ऊपर वाले ने ये हमारा बहुत ख्याल रखा, सबका ऊपर वाले की विशेष हुई कि बिल्डिंग सेफली गिर गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो गया। ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मेरे लिए है और मैंने उसको किया है। लेट्स टॉक फॉर अ मोमेंट अबाउट व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर। इस वक्त करीब 20,000 आपके फ्लैट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में हैं। जितनी सुपरटेक के बारे में चर्चा हुई जब वो टावर्स डिमोलिश हो रहा था, इस वक्त आप शायद देश के सारे सबसे ज्यादा जाने पहचाने बिल्डर्स में एक होंगे, क्योंकि सबने देखा कि सुपरटेक के टावर्स ढहाए गए। लोगों का जो विश्वास एक तरीके से अब सवाल के घेरे में आ गया है कि ये जो 20,000 टावर बन रहे हैं, क्या मेरा घर मिलेगा, क्या मेरा पैसा महफूज है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा टावर भी आगे चल के गिरा दिया जाए। उस सब पे आपका क्या कहना है? राहुल जी, पिछले, जैसे मैंने अभी बताया, पिछले 40 सालों से हम लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और लोगों का विश्वास है, लोगों का ट्रस्ट था। लगभग 70,000 मकान पिछले 40 सालों में डिलीवरी दिए हैं और सेटिस्फैक्टरी डिलीवरी दिए हैं। उनका जो है, उनका एक विश्वास आज हमारे साथ है और मैं आपको एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, अपने ग्राहकों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह 70,000 लोगों को हमने पोजीशन दिया, उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से दिया,
उसी तरह से बाकी 20,000 घरों को भी टाइमली पोजीशन दिया जाएगा। उनको सभी प्रोजेक्ट के ऊपर आज की डेट में भी फुल स्विंग में काम चल रहा है और इस डिमोलिशन का इम्पैक्ट उसके बाकी बचे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर या बाकी बचे उन फ्लैटों के ऊपर कहीं नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अलग है। बाकी सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, सारे फ्लैटों पे काम हो रहा है और 70 से 80% काम हम लोगों ने सभी प्रोजेक्ट्स पे काम कंप्लीट कर लिए हैं। Okay. और बाकी सारे टाइमली विद इन 2 ईयर उन 20,000 लोगों को पोजीशन दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, ये जो जजमेंट में पढ़ रहा था जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, एमआर शाह की, जिसमें वो कहते हैं कि द रिकॉर्ड ऑफ दिस केस इज रिप्लीट विद इंस्टेंसेस व्हिच हाईलाइट द कल्यूजन बिटवीन ऑफिसर्स ऑफ नोएडा विद द appellant and its management. The case has revealed a nefarious complicity of the planning authority in violation by the development of the provisions of law. ये दोबारा इस तरह की चीज ना हो, आपके हिसाब से इस पूरे वाक्य में लेसन क्या है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर को क्लीन अप किया जाए? आपके ऊपर ये बीती है, आपके ऊपर तमाम चार्जेस ये लगे हैं, इस तरह की चीज दोबारा किसी के साथ ना हो, उसको कैसे इंश्योर करें आर के? देखिए राहुल जी, मेरा इसमें एक ही कहना है कि हम लोग ना रूल अबाइडिंग कंपनी हैं और पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, तो हम रूल को बहुत डीपली फॉलो करते हैं और बिल्डिंग का अप्रूवल करने के बाद ही बिल्डिंग बनाते हैं। ये बात जरूर है कि आज इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है और इससे एक तरह से ना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। इट इज ए बिग चैलेंज फॉर द अस एंड फॉर द इंडस्ट्री आल्सो, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क केवल आज सुपरटेक के ऊपर ही नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क पूरे एंटायर अप्रूवल के ऊपर आ गया है कि अप्रूवल बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और किस जो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लगभग 7 से 8% का जीडीपी ग्रोथ आता है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो लगभग 250 एंसिलरीज को साथ साथ इसके साथ जुड़ी होती हैं और ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को जो अनस्किल्ड मैन पावर, माइग्रेंट वर्कर इस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगाए, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि ऐसे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर आज कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक या ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर कोई डालने से पहले, पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही विल हैव द थॉट, सोचेगा कि कहीं ये बिल्डिंग बन के कहीं इस तरह से प्रॉब्लम तो नहीं आएगी या कोई इस बिल्डिंग बनने के बाद इस तरह का डिमोलिशन तो नहीं होगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरा तो इसमें एक ही कहना है कि एज ए रूल अबाइडिंग कंपनी हम लोग प्रोजेक्ट का अप्रूवल बराबर करके चलें। हम प्रोजेक्ट की अप्रूवल की एक ट्रांसपेरेंसी अपने होम बायर के साथ रखें, प्रोजेक्ट की अप्रूवल को शेयर करें। अगर कहीं इसमें कमी रही है हमको एक्सप्लेन करने में, होम बायर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखने में, तो हम लोग उसको आगे भी इम्प्रूवमेंट करेंगे और करते रहेंगे। होम बायर के साथ हम जो है अपना रिलेशन बरकरार रखेंगे, उनको ट्रस्ट बना के रखेंगे।